हेलो बच्चों, नमस्कार। हम लोग पढ़ रहे हैं प्लेटो के बारे में। तो प्लेटो की न्याय संबंधी धारणा में यह तीसरा वीडियो है। हमने इसके पहले 2 वीडियो अपलोड किया है जिसमें हमने पढ़ाया है परंपरागत सिद्धांत, क्रांतिकारी सिद्धांत या उग्रवादी सिद्धांत, और आज का टॉपिक है न्याय संबंधी धारणा में कार्य कारण, यथार्थवादी या व्यवहारिक सिद्धांत पर आधारित न्याय। तो प्लेटो के समय में तीसरा जो कार्य कारण या यथार्थवादी सिद्धांत था, जिसे हम प्रैग्मेटिक थ्योरी कहते हैं, यह व्यवहार पर आधारित था। जैसा कि इस थ्योरी को प्रतिपादन करने में 2 महत्वपूर्ण राजनीतिज्ञों का योगदान रहा है, जिसमें कैलिक्रीज और दूसरे हैं ग्लाउकन। इन दोनों ने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। चलिए, तो न्याय के यथार्थ या व्यवहारवादी सिद्धांत का प्रतिपादन ग्लाउकन तथा कैलिक्लीज के द्वारा किया गया है। कैलिक्लीज भी न्याय का स्रोत शक्ति को ही मानता है। जैसा कि हम लोगों ने इसके पहले देखा था कि थ्रेसिमेकस ने कहा था माइट इज़ राइट, यानी शक्ति ही न्याय का कारण है। जिसके पास शक्ति है वही जो है न्याय करवा सकता है, वही कानून का निर्माता है। तो यथार्थवादी सिद्धांत में भी कैलिक्लीज ने उन्हीं के बातों को दोहराया है। उन्होंने कहा है कि न्याय का जो स्रोत है वह शक्ति ही है। यदि शक्ति नहीं होगा तो न्याय असंभव हो जाएगा। थ्रेसिमेकस ने न्याय को शक्तिशाली का हित बताया है। थ्रेसिमेकस ने कहा है कि जो शक्तिशाली व्यक्ति है उसके लिए न्याय जो है हितकारी है, किंतु कैलिक्लीज ने उसे दुर्बलों की आवश्यकता माना है। कैलिक्लीज ने दुर्बलों की आवश्यकता इसलिए माना क्योंकि जो शक्तिशाली हैं वह हमेशा दुर्बलों पर अत्याचार करते रहेंगे प्राकृतिक अवस्था में। यदि दुर्बलों ने उनके साथ समझौता किया या फिर किसी प्रकार का एग्रीमेंट किया तो उन्होंने ये कहा कि न तो हम न्याय सहेंगे न ही न्याय करेंगे। इसलिए कैलिक्लीज ने कहा कि यह दुर्बलों की आवश्यकता है, न कि शक्तिशाली का हित। कैलिक्लीज प्रकृति को कानून से प्रबल मानता है। कैलिक्लीज कहता है जो प्रकृति है वह कानून से प्रबल है, कानून से ज़्यादा मजबूत है। अतः वह कहता है कि मानव जो कुछ करना चाहे उसके लिए वह स्वतंत्र है। वह निर्भयतापूर्वक अपनी इच्छा के अनुसार कार्यों का संपादन कर सकता है। जैसा कि प्राकृतिक अवस्था में कोई भी न्याय, कोई भी कानून नहीं होता था, किसी प्रकार का समझौता नहीं होता था। जिसकी लाठी उसकी भैंस होती थी, यानी कि माइट इज़ राइट, यानी कि जिसके पास पावर है वह दुर्बलों पर अन्याय करता था। तो उन्होंने कहा है कि जो प्राकृतिक कानून है वह किसी भी कानून से प्रबल है। वह कहता है कि जो प्राकृतिक अवस्था है उसमें इंसान चाहे तो कुछ भी कर सकता है, इसके लिए वह स्वतंत्र है और वह निर्भयतापूर्वक अपनी इच्छा को कार्यान्वित कर सकता है, यानी कर सकता है। दूसरे जो आए दार्शनिक या विचारक, जिनका नाम है ग्लाउकन के अनुसार न्याय एक कृत्रिम वस्तु है। ग्लाउकन ने कहा कि जो न्याय है वह कृत्रिम है, यह बनाई गई है। इसका आधार कोई शाश्वत नियम न होकर समय के अनुसार बदलती हुई परंपराएं हैं। ग्लाउकन ने कहा कि जो न्याय है वह कृत्रिम वस्तु है। जैसे जैसे समय चेंज हुआ उसके हिसाब से परंपराएं चेंज हुई, उसके हिसाब से नियम भी बदलते गए। ग्लाउकन ने अपने न्याय के सिद्धांत के माध्यम से यह सिद्ध करना चाहता है कि न्याय समझौते का परिणाम है। ग्लाउकन ये कहते हैं कि जो न्याय व्यवस्था आज कायम है वह किसी समझौते का ही परिणाम है। यदि समझौता नहीं हुआ होता, यदि इंसान प्राकृतिक अवस्था में होता तो आज जो है जो दुर्बल है वह अधिक दुर्बल होता, या ऐसा कह सकते हैं कि उस समय प्राकृतिक अवस्था में जो ताकतवर है वह दुर्बलों पर अन्याय करता था और कभी कभार दुर्बल भी शक्तिशाली के ऊपर अन्याय करते थे, यानी कि आपस में लड़ते झगड़ते रहते थे। तो यह उनकी आवश्यकता थी कि हानियों से बचने के लिए उन्होंने समझौता किया। ग्लाउकन के अनुसार मानव प्रारंभ से ही प्राकृतिक अवस्था में रहता था, जिसमें प्रत्येक व्यक्ति स्वच्छंद रूप से एक दूसरे पर अन्याय करता था, यानी कि स्वच्छंद रूप से, चाहे ताकतवर हो चाहे दुर्बल हो, जैसे पशु करते हैं, चाहे वह दुर्बल हो चाहे ताकतवर हो, पशु तो आपस में लड़ते हैं, वैसे ही मानव भी करता था एवं स्वयं अन्याय का शिकार भी होता था। जब यह स्थिति असहनीय हो जाती थी तो व्यक्ति इससे मुक्ति पाने के लिए प्रयत्न करता था। जब लड़ते लड़ते जो है
असहनीय होती थी, यानी कि इसको सहा नहीं जा सकता था उस समय, तो लोग क्या करते थे, इससे मुक्ति पाने का प्रयास करने लगे। उसके अनुसार न्याय कमज़ोरों का हिस्सा है। अब ग्लाउकन कहते हैं जो न्याय व्यवस्था है, कानून है, वह कमज़ोरों का हिस्सा है, कमज़ोर इससे लाभान्वित हुए हैं। उसका निर्माण परंपराओं के द्वारा होता है। जो न्याय व्यवस्था है वह परंपराओं पर आधारित है। जब आदि काल में कोई कानून नहीं थे और कमज़ोर शक्तिशाली के अत्याचार को सहन करते थे, तो कानून व्यवस्था आने से कमज़ोर जो है शक्तिशाली की अत्याचार सहन नहीं करते हैं, जबकि उनके लिए लाभ है, यह ग्लाउकन ने कहा। अब कह रहे हैं कि अगर प्राकृतिक अवस्था थी उस समय, तो मानव ने इससे बचने के लिए 3 कदम उठाए। पहला तो कदम ये था कि अशक्तियों ने यानी कमज़ोरों ने शक्तियों के साथ समझौता किया। तो सबसे पहले अशक्तिशाली यानी कि कमज़ोर लोग शक्तिशाली के पास गए, जिसमें यह तय किया गया कि वे न तो अन्याय करेंगे और न ही अन्याय सहेंगे, जिसके आधार पर कानूनों का निर्माण हुआ जो मानवीय व्यवहार और न्याय का मापदंड निर्धारित करते थे। अब जो कानून का निर्माण हुआ वह मानव के भलाई के लिए उनके व्यवहार और न्याय के हिसाब से तय किया गया। तो कानून निर्माता कौन हुआ? ये हुए ताकतवर लोग। दंड की शक्ति के भय के कारण, जब कानून का निर्माण हो गया तो दंड की शक्ति के भय के कारण ही मनुष्य न्याय के आधार पर, मनुष्य जो है न्याय के आधार पर कानून का पालन करते हैं। अतः कहा जाए उनकी भाषा में, ग्लाउकन के हिसाब से, तो न्याय भय का शिशु है, यानी भय नहीं होगा तो इंसान न्याय नहीं होगा, इंसान के ऊपर जो है मानव के ऊपर न्याय संभव नहीं है। जस्टिस इज़ द चाइल्ड ऑफ द फियर, यानी जो न्याय है वह भय का शिशु है, भय पर ही न्याय चल रहा है, यह ग्लाउकन का सिद्धांत है। दूसरी बातें उन्होंने ये बताया, इस संविदा को लागू करने के लिए कुछ नियम और परंपराएं स्थापित करी जो व्यक्ति के कार्यों का मापदंड बन गई। जब उनमें समझौता हो गया तो कुछ नियम बनाए गए जो परंपराओं पर आधारित थे, और यही जो है मापदंड निर्धारित होने लगा कि न्याय कैसा होगा। तीसरी समझौता में ये हुआ कि समझौते के परिणाम स्वरूप व्यक्ति अपने वास्तविक स्वार्थ का त्याग देगा तथा कानून के हिसाब से कार्य करेगा। तो समझौता जब हो गया ताकतवर और असहाय लोगों में, तो यह तय किया गया कि कानून के हिसाब से सभी लोग रहेंगे, अपने निजी स्वार्थों को त्यागना पड़ेगा। आपकी जो इच्छा रही है ताकतवर बनने की, धन संपदा लूटने की, तो इससे जो है उनको निजात मिले, यानी कि लोग अपने निजी स्वार्थ को त्याग देंगे, कानून के हिसाब से रहेंगे जिसमें सभी का भला होगा। चलिए अब देखते हैं ग्लाउकन के अनुसार न्याय भय की प्रवृत्ति पर आधारित होता है, जैसा कि हमने ऊपर कहा है, तथा यह निर्बलों की आवश्यकता है, न कि शक्तिशाली का हित। तो ग्लाउकन के हिसाब से ये कहा गया है कि जो न्याय है वह भय से ही उत्पन्न होता है, भय पर आधारित है, परंतु जो न्याय है वह शक्तिशाली के हित में नहीं है, बल्कि इसमें निर्बलों की आवश्यकता है। जो दुर्बल हैं, कमज़ोर हैं, उनके लिए यह जरूरी है। यह सबल लोगों के लिए, शक्तिशाली लोगों के लिए हितकर नहीं था, ठीक है, परंतु फिर भी समझौता हुआ। अब इसके जो है 2 परिणाम निकले। इस प्रकार ग्लाउकन के सिद्धांत से 2 परिणाम निकले। तो पहला था कि राज्य पारस्परिक भय की प्रवृत्ति पर आधारित है, न कि सर्वव्यापी नैतिक सिद्धांतों पर। जब ग्लाउकन ने कहा कि जो न्याय व्यवस्था है वह भय पर आधारित है, तो पारस्परिक भय की जो राज्य है वह भय की प्रवृत्ति पर आधारित है। जैसा कि हमने पीछे पढ़ा था कि जो राज्य है वह नैतिकता के सिद्धांतों पर लागू होता है, यानी नैतिकता के सिद्धांत पर है, तो ऐसा नहीं है इनके हिसाब से, ग्लाउकन के हिसाब से, कि जो राज्य है वह भय की प्रवृत्ति पर है, सर्वव्यापी नैतिक सिद्धांतों पर नहीं है। दूसरा जो है परिणाम निकला कि राज्य स्वाभाविक संगठन नहीं है, वरन परंपरागत कृत्रिम संगठन है। जब कानून का निर्माण ही कृत्रिम है, न्याय व्यवस्था ही कृत्रिम है, तो जाहिर सी बात है कि राज्य स्वाभाविक संगठन नहीं है, बल्कि यह भी एक कृत्रिम संगठन है, लोगों के द्वारा बनाया गया है। चलिए अब बात करते हैं कि प्लेटो ने इन सभी सिद्धांतों का खंडन करते हुए क्या तर्क दिए। तो प्लेटो ने कहा कि न्याय कृत्रिम एवं समझौते का परिणाम नहीं है। तो प्लेटो ग्लाउकन के सिद्धांत का खंडन करते हैं और कहते हैं कि ग्लाउकन ने न्याय को कृत्रिम और समझौते का फल बताया है, किंतु न्याय न कृत्रिम और न ही समझौते का परिणाम है।
तो यहाँ पर प्लेटो ने कहा है कि ग्लाउकन ने कहा है कि जो न्याय व्यवस्था है वह कृत्रिम है और समझौते का परिणाम है, जबकि प्लेटो कहते हैं कि जो न्याय है वह कृत्रिम नहीं है और न ही समझौते का परिणाम है। चलिए, इनका दूसरा जो है तर्क आता है कि जो न्याय है ऐतिहासिक सत्यता नहीं है। ग्लाउकन ने कहा है कि निर्बलों ने न्याय के लिए, जो निर्बल लोग हैं, न्याय के लिए आपस में समझौता किया। वस्तुतः इस प्रकार के समझौते का कहीं पर भी उल्लेख या इतिहास में नहीं मिलता है। समाजशास्त्रियों ने यह सिद्ध कर दिया है कि मानव ने कभी भी इस प्रकार के समझौते नहीं किए हैं। प्राचीन काल में ही किसी न किसी प्रकार की व्यवस्था मौजूद थी। यह व्यवस्था समझौता, सहयोग या सहमति की थी। मानव एक दूसरे के अधिकारों को स्वीकृत करता था। तो यहाँ पर जो प्लेटो कहते हैं कि जो न्याय है वह ऐतिहासिक सत्यता पर नहीं है। तो ग्लाउकन के हिसाब से जो निर्बल हैं, न्याय के लिए समझौता जो है किया है, इसका जो है कहीं पर भी परिणाम नहीं मिला है। और समाजशास्त्रियों ने खुद सिद्ध किया है कि जो मानव ने कभी भी इस प्रकार समझौता नहीं किया है। प्राचीन काल से ही इनका मानना है कि किसी न किसी प्रकार की व्यवस्था कायम रही है और एक मानव दूसरे मानव का, उनके अधिकारों को स्वीकृत करता था, मानता था। तीसरा जो है उन्होंने तर्क दिया कि न्याय बाह्य वस्तु नहीं है। जैसा कि सिफालस, यहाँ पर कैफालस है, यहाँ पर सिफालस कर सकते हैं आप, कहीं कहीं पर कैफालस भी है। सिफालस, पॉलीमार्कस और थ्रेसिमेकस तथा ग्लाउकन ने न्याय को बाह्य वस्तु बताया है। वे न्याय को परंपरा एवं रूढ़ि की उपज मानते हैं। तो जैसा कि ये चारों जो विचारक हैं, सिफालस, पॉलीमार्कस, थ्रेसिमेकस और ग्लाउकन, ये कहते हैं कि न्याय जो है बाह्य वस्तु है। ठीक है, बाह्य बताया है। किंतु प्लेटो ने इसी आधार पर न्याय के सभी सिद्धांतों का खंडन करता है और प्लेटो के अनुसार न्याय कोई बाह्य वस्तु नहीं है, वह एक आंतरिक वस्तु है। यह आंतरिक वस्तु है, उसकी उत्पत्ति अचानक के समझौते से नहीं हुई, वह मानव के सतत चिंतन का परिणाम है। जो न्याय व्यवस्था है वह कोई बाह्य वस्तु नहीं है, यह मानव के सतत चिंतन का परिणाम है। न्याय मानव की आत्मा की अच्छी अवस्था का प्रतिफल है जो उसके स्वभाव में निहित है। प्लेटो ने तो संपूर्ण न्याय सिद्धांत का प्रतिपादन आत्मा के आधार पर किया है। जैसा कि प्लेटो ने कहा कि जो न्याय व्यवस्था है वह आत्मा की देन है। यह सतत प्रयास से अच्छे लोगों द्वारा इसका उद्भव हुआ। यह आत्मा की देन है कि न्याय कैसा होगा। यह किसी बाह्य वस्तु नहीं है, किसी के द्वारा बनाई गई नहीं है, न तो एक कृत्रिम है।